नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। इससे पहले हम डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर ड्यूरिंग मौर्य पीरियड पूरा कर चुके हैं। उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड भी हम पूरा कर चुके हैं। उसके बाद में हमारा जो पहला पॉइंट है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री सिलेबस का, उसमें हमारा जो आज का विषय होगा वो डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड होगा। उसके बाद इस पॉइंट का केवल हमारा एक ही विषय बाकी रहेगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। तो इसके बाद जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम साइंस के बारे में पढ़ेंगे, और साइंस भी वो कौन से काल की होगी, गुप्ता पीरियड की होगी। तो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके क्लियर हो गया होगा कि आज ये पहले पॉइंट का सेकंड लास्ट वीडियो है। उसके बाद में एक लास्ट वीडियो और होगा डेवलपमेंट ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, और उसी के साथ हमारा ये जो हिस्ट्री का जो पहला पॉइंट है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं और पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की अच्छी तैयारी करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू प्लेलिस्ट में आपको एक ही जगह आपको वीडियो सारे प्राप्त हो जाएंगे। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। तो सबसे पहले हम जैसे हर टॉपिक से पहले पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में चर्चा करते हैं, ताकि वो टॉपिक आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको उसकी जो इम्पोर्टेंस है कि वास्तव में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस तरह का प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछा गया था, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए हर टॉपिक से पहले यदि उसमें से प्रश्न पूछा गया है तो उस प्रश्न को मैंने हर वीडियो में शामिल किया है। तो उसी तरह से गुप्तकालीन साहित्य का ये प्रश्न पूछा गया था, और ये जो प्रश्न पूछा गया था वो आरपीएससी 2018 का जो बी ग्रुप का जो जीके का पेपर था, फर्स्ट पेपर था, उसमें ये फर्स्ट प्रश्न पूछा गया था। पहले नंबर पर ही ये प्रश्न था। प्रश्न पत्र की शुरुआत इसी प्रश्न से थी कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया था। तो गुप्त काल में रचे गए ग्रंथ के बारे में आपको यहाँ पर बताना था। तो चार ऑप्शन है। पहला था व्रत कथा, दूसरा काव्य मीमांसा, तीसरा अमरकोश और चौथा है स्वप्न वासव दत्ता। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो आंसर था वो है अमरकोश, और अमरकोश की जो रचना है वो अमर सिंह ने की थी। और अमर सिंह जो है वो अपन पिछले वीडियो में हमने पढ़ाई था कि चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उनके दरबार में 9 रत्न थे। तो 9 रत्नों में से एक जो रत्न था वो था अमर सिंह। तो अमर सिंह के द्वारा रचित एकमात्र शब्दकोश है अमरकोश, इसलिए इसका जो आंसर था ये था। कहीं कहीं पर स्वप्न वासव दत्तम जो भास के 13 नाटक हैं उन नाटकों को भी गुप्तकालीन में रचा हुआ ही माना जाता है, लेकिन कहीं पर भी 13 नाटकों में कहीं पर भी स्पष्ट वर्णन नहीं है कि भास का समय कौन सा रहा है। केवल ये अंदाज़ा है, इसलिए इसको वहाँ पर आंसर नहीं माना गया था। और ये जो अमरकोश है अमर सिंह है ये बिल्कुल प्रमाणित है, क्योंकि कई स्थानों पर इसके प्रमाण मिले हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 दरबारी रत्नों में एक दरबारी रत्न थे अमर सिंह, और अमर सिंह ने ही अमरकोश की रचना करी थी। इसीलिए इस प्रश्न का जो बिल्कुल सटीक और प्रमाणिक जो आंसर था वो था अमरकोश। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुप्तकालीन जितने भी ग्रंथ हैं वो भी हमें याद रखने हैं कि गुप्त काल में कौन कौन से ग्रंथ रचे गए थे। इसी के साथ हम आगे एक हमारा टॉपिक होगा साइंस ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। वहाँ भी हम कुछ ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे जो विज्ञान से संबंधित है, और उसमें एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। उसमें मिलान वाला प्रश्न आया था कि निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में एक तरफ वो रचनाकार का नाम दे देता है और दूसरी तरफ रचना का नाम देगा। तो यहाँ पर आपको 4 वो रचनाकारों के नाम देगा, उनके सामने 4 रचनाएं होंगी और वो प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो आपको ऐसे प्रश्नों को करने के लिए सभी रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाएं भी याद होनी चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुप्त काल में जितना भी साहित्य लिखा गया है उनके रचनाकारों का, उनकी रचनाओं का, और सारे जो उनके नाम हैं, उनके जो प्रमुख प्रमुख जो वर्णित विषय हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो उसी विषय को लेकर के मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ, ताकि गुप्त काल में
साहित्य से संबंधित, रचनाओं से संबंधित और रचनाकारों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जाए तो परीक्षा में आपको वो प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। तो आज का हमारा विषय है गुप्तकालीन साहित्य। तो गुप्त काल में धार्मिक और लौकिक दोनों प्रकार के साहित्य की रचना हुई। तो साहित्य का जो विषय रखा गया गुप्त काल में वो धार्मिक भी था और लौकिक भी था। धार्मिक से तात्पर्य हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, पुराण, महाभारत, रामायण आदि, इन पर आधारित जो साहित्य लिखा गया उसे हम धार्मिक साहित्य कहते हैं। और काल्पनिक या फिर लौकिक कथाओं से संबंधित जो साहित्य लिखा गया उसे लौकिक साहित्य हम कहते हैं। तो इस तरह से दोनों ही साहित्यों का बहुत विकास होता है गुप्त काल में। रामायण, महाभारत, पुराणों का भी अंतिम रूप गुप्त काल में ही प्रदान किया गया। यानी जो हमारे प्राचीन जो साहित्य रहे हैं, रामायण, महाभारत और पुराण, इनको जो व्यवस्थित तरीके से इनका जो लेखन का जो कार्य हुआ, शुद्ध लेखन का जो कार्य हुआ, वो भी लगभग कौन से काल में होता है? गुप्त काल में। इसीलिए कहा जाता है कि इनको जो अंतिम रूप है, इनका जो लास्ट जो आज हमारे सामने जो इनकी रचना हमारे सामने जो उपलब्ध है, उस रचना को रूप देने का जो कार्य है वो भी कौन से काल में होता है? गुप्त काल में होता है। इससे पहले ये जो रामायण, महाभारत आदि हैं, ये अव्यवस्थित या कई खंडों में या फिर ये मान लीजिए लगभग लुप्त प्राय स्थिति में ये मौजूद थे। इसीलिए साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को स्वर्ण युग माना जाता है, गोल्डन एज माना जाता है। क्योंकि गुप्त काल एक ऐसा काल रहा है भारतीय इतिहास में जिसमें इतने साहित्य का विकास हुआ कि उसी समय इसको स्वर्ण युग कहा गया और भारत को सोने की जो चिड़िया कहा गया और भारत को जो विश्व गुरु की जो संज्ञा दी गई लगभग इन्हीं वजह से दी गई थी। और इससे पहले हमने कला में एक नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने करी थी। तो माना जाता है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण किया और नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया तो उसमें इतनी पुस्तकें रखी थी, वहाँ पर कई लाइब्रेरी, कई पुस्तकालय थे कि उन पुस्तकों को जलने में ही लगभग 6 माह का समय लग गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में कितना अथाह साहित्य रखा हुआ था जिसको जलने मात्र में 6 महीने लग गए थे। तो गुप्त काल हमारे इतिहास में बहुत ही अच्छा काल रहा है साहित्य की दृष्टि से, इसीलिए इसको स्वर्ण युग कहा गया है। इसी काल में न केवल साहित्य बल्कि स्मृतियों का भी लेखन किया गया। तो जो प्रमुख जो स्मृतियाँ लिखी गई गुप्त काल में उनका नाम आपको याद रखना है। नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति तथा पाराशर स्मृति की रचना भी गुप्त काल में हुई। तो इन स्मृतियों के नाम भी आपको याद रखना है। चारों जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों का जो लेखन है वो भी गुप्त काल में हुआ था। अब ये स्मृति रचना क्या होती है? तो जिस तरह से वर्तमान में सिस्टम को चलाने के लिए जैसे संविधान होता है, उस तरह से प्राचीन समाज की जो परंपराएं हैं कि राजा का क्या कर्तव्य होगा, जनता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और जो वर्ण व्यवस्था थी तो कौन से वर्ण का कौन सा कार्य होगा, कर का जो हिस्सा होगा, कर लेने का जो सिस्टम होगा वो किस तरह का होगा। तो इस तरह के जो नियम आदि जो प्राचीन काल में जो संचालित किए जाते थे, जो बनाए जाते थे, वो हमें स्मृति ग्रंथों से मिलते हैं। तो इस तरह से इन चारों स्मृतियों का जो रचना काल रहा है वो भी गुप्त काल रहा है। यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है वो इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की रचना गुप्त काल में नहीं हुई। तो वहाँ पर ये आपको याद रखना है, चारों स्मृतियों के नाम आपको वहाँ पर याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि प्रमुख साहित्य संस्कृत भाषा में, और गुप्त काल में जो साहित्य लिखा गया तो लगभग जो साहित्य रचना हुई उसकी जो भाषा रखी गई वो रखी गई संस्कृत भाषा। तो इस तरह से गुप्त काल में आकर के संस्कृत भाषा ने एक बार फिर अपनी उन्नति को प्राप्त किया, एक बार संस्कृत भाषा फिर अपने शिखर की ओर प्राप्त हुई। तो ये था सामान्य परिचय। उसके बाद में हम देखते हैं कि गुप्त काल की प्रमुख रचनाएं और रचनाकार, क्योंकि जो प्रश्न बन सकता है इस बार वो इसी तरह का बन सकता है, या तो वो पूछ सकता है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, या फिर जिगजैग स्थिति में देकर के उनको मिलान करवा सकता है और नीचे कूट चयन वो करवा सकता है। मान लीजिए जैसे 4 रचनाकारों के नाम वो दे सकता है और सामने 4 रचनाएं देगा जो उनकी नहीं है, फिर आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ मान लीजिए ए और ए के सामने यहाँ पर 1 है तो कूट चयन में उसको अपन को चयन करना है।
तो उस स्थिति में ये जो टेबल मैंने बनाई है ये आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। तो ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो एक तरफ रचनाकार का नाम है तो दूसरी तरफ उनकी रचना है। तो सबसे पहले जो रचनाकार है वो है शूद्रक। इनकी जो रचना है वो है मृच्छकटिकम। इनमें से जो आधे जो रचनाकार हैं वो केवल कल्पना और उनके ग्रंथों की जो रचना है उसकी शैली के आधार पर हमें अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद गुप्त काल में रहे होंगे, बल्कि सभी का जो प्रामाणिक जो तथ्य है वो हमें नहीं मिलते हैं। लेकिन हमें सारे मैंने यहाँ पर लिखे हैं, चाहे वो कल्पना के आधार पर उनको माना गया है या फिर साक्ष्यों के आधार पर उनको गुप्त काल में माना गया है। क्योंकि परीक्षा जो सेटर है वो किस तरह का भी प्रश्न बना सकता है, तो आपको प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले रचनाकार है शूद्रक। इनकी जो रचना है वो आपको याद रखनी है मृच्छकटिकम। विशाख दत्त की जो रचना है उनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध हैं, एक तो मुद्रा राक्षस और एक देवी चंद्रगुप्तम। भट्टी की जो रचना है वो है रावण वधम। कामंदक की जो रचना है वो नीतिसार। विष्णु शर्मा का है पंचतंत्र। ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका। वात्स्यायन का न्यायभाष्य और कामसूत्र। अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है। और दंडी की काव्यादर्श और दस कुमार चरितम। भारवी का किरातार्जुनियम। प्रशस्त पाद का पदार्थ धर्म संग्रह। चंद्र गोमिन का चंद्र व्याकरण। अमर सिंह का अमरकोश। और यही प्रश्न 2018 ग्रुप बी में पूछा गया था। तो अमर सिंह की जो रचना है वो है अमरकोश। कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो दरबारी 9 रत्न थे उनमें से एक थे, और इन्होंने भी संस्कृत का एक बहुत ही अच्छा साहित्य लिखा। तो कालिदास की 7 रचनाएं गुप्त काल में लिखी गई थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ऋतुसंहार है, मेघदूत है, कुमार संभव है, रघुवंश है, मालविकाग्नि मित्रम है, विक्रम और वशीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। इनका जो सामान्य परिचय है, थोड़ा थोड़ा जो वर्णन है वो इसी वीडियो के लास्ट में भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आपको टेबल के अनुसार रचनाकार और रचना का नाम आपको याद रखना है। उसके बाद में भास हैं, तो भास के 13 नाटक हैं, कौन कौन से हैं वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ संख्या याद रखनी है कि महाकवि भास के कितने नाटक प्रसिद्ध हैं या उन्होंने कितने नाटक लिखे हैं। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा 13 नाटक, 13 नाटक। अगले रचनाकार है भवभूति। भवभूति की जो रचना है वो है उत्तर रामचरितम और महावीर चरितम और मालती माधवम। तो भवभूति की 3 रचना प्रसिद्ध हैं। चौथा है माघ। माघ की जो रचना है वो है शिशुपाल वधम। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि शिशुपाल वध किसकी रचना है, माघ की। लास्ट हमारे जो रचनाकार है वो श्रीहर्ष, और श्रीहर्ष का जो काव्य है वो है नैषधीय चरितम। तो इस तरह से इस टेबल को आपको अपने नोट्स में शामिल करके और इसको 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ये याद हो जाएंगे कि कौन सा साहित्य कौन से कवि या महाकवि या फिर रचनाकार के द्वारा वो लिखा गया है, रचित किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्तकालीन रचनाओं का सामान्य परिचय। तो टेबल में जो प्रमुख प्रमुख जो रचनाएं आई हैं उनका आपको सामान्य परिचय भी याद रखना है कि उनका नामकरण किस आधार पर रखा गया था। और मुख्य बात आपको यही याद रखनी है कि जैसे नाटकों में अंक होते हैं और जो महाकाव्य होते हैं उसमें सर्ग होते हैं, तो कौन से नाटक में कितने अंक हैं और कौन से महाकाव्य में कितने सर्ग हैं, ये दो जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको याद रखना है। तो गुप्तकालीन रचनाओं में एक प्रसिद्ध रचना है चंद्र व्याकरण, जिसकी रचना चंद्र गोमिन ने की थी। ये हम टेबल में पढ़ ही चुके हैं। इसमें हूण विजय का उल्लेख हमें मिलता है। तो यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि हूण विजय का उल्लेख हमें कौन सी गुप्तकालीन रचना में प्राप्त होता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा चंद्र व्याकरण से हमें ये उल्लेख मिलता है। मुद्रा राक्षस की बात करें, जो विशाख दत्त की रचना है, इसका जो कथानक है वो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में हमें जानकारी देता है। और मुद्रा राक्षस में अंकों की बात करें तो इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। राक्षस जो नाम इसमें लिया गया है वो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद, ये मौर्य वंश जब हमने पढ़ा था वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि घनानंद जो है वो नंद वंश का अंतिम शासक है, जिसको मारकर ही चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो घनानंद का जो मंत्री था उसका नाम था राक्षस। तो उसकी मुद्रा के आधार पर, यानी जो मुद्रा होती है, जो मोहर होती है, उसके आधार पर ही ये पूरे घटनाक्रम चलता है। इसीलिए इस नाटक का जो नाम रखा गया, नामकरण किया गया, वो रखा गया मुद्रा राक्षस।
तो विशेष रूप से आपको इसके नामकरण के बारे में मैंने बता दिया, इसके अंक मैंने आपको बता दिए, इसकी जो मुख्य पात्र हैं वो मैंने आपको बता दिए। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के इर्द गिर्द ये जो कथानक है ये घूमता है। उसके बाद हमने एक रचना पढ़ी थी मृच्छकटिकम, इसकी रचना करी थी शूद्रक ने। ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। प्रकरण का मतलब होता है नाटक, क्योंकि नाटक के 10 प्रकार साहित्य में बताए गए हैं। संस्कृत के व्याख्याता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि जो संस्कृत में जो नाटक होते हैं उसके 10 प्रकारों का वर्णन किया गया है। उनमें से एक प्रकार है प्रकरण। इसका जो नायक है मृच्छकटिकम का वो चारुदत्त और नायिका है वसंत सेना। तो वो जो 10 प्रकार है उनमें एक प्रकार है नाटक, एक है सप्रकरणम, एक छोटा सा श्लोक है नाटकम सप्रकरणम बाणः प्रहसनम डिमय व्यायोगः संवकारः वीथि अंक इहा मृगः। तो इस तरह से ये 10 प्रकार हैं। तो जो मृच्छकटिकम है वो 10 प्रकारों में से कौन से प्रकार का नाटक है, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, तो ये प्रकरण है। अमरकोश की बात करते हैं तो अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया था। इसका जो दूसरा नाम है वो है नाम लिंगानुशासन। तो जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैंने हर रचना के साथ लिखा है कि कहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ जो प्रश्न बन सकता है वो यही है कि अमरकोश का दूसरा नाम क्या है, या किस अन्य नाम से अमरकोश को जाना जाता है। तो वहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा नाम लिंगानुशासन। या फिर ये पूछ सकता है कि नाम लिंगानुशासन किसकी रचना है। तो अभी तक हमने यही पढ़ा है कि अमर सिंह की एकमात्र रचना अमरकोश, तो उस नाम से भी यदि पूछ लिया जाए तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। तो नाम लिंगानुशासन भी किसकी रचना हो जाएगी, अमर सिंह की। 3 कांडों में विभक्त। तो अमरकोश में कितने कांड हैं, तो यहाँ पर 3 कांड हैं। अगली रचना है उत्तर रामचरितम, जो भवभूति के है। इसमें 7 अंक हैं और ये 7 अंकों का एक नाटक है। इसके नायक भगवान श्री राम है। तो रामचरित का मतलब होता है इसमें भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। और उत्तर शब्द का मतलब है कि इसमें अयोध्या लौटने के बाद की कथा का वर्णन किया गया है। लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम जब माँ सीता के साथ वापस अयोध्या लौटते हैं तो लोकापवाद के कारण उनको माँ सीता का त्याग करना पड़ता है और उनके गर्भ में लव कुश सहित माता सीता को वो जंगल में छोड़कर आ जाते हैं। उसी घटना को इस नाटक में बताया गया है उत्तर रामचरितम में। भवभूति की जो अगली रचना है वो है महावीर चरितम, और ये भी भवभूति की रचना है। यहाँ पर जो महावीर शब्द वो भी भगवान राम के लिए प्रयुक्त किया गया है। और इसमें जो कहानी है वो उत्तर रामचरितम के पहले की जो घटना है उसका वर्णन महावीर चरितम में किया गया है। तो यहाँ पर नामकरण में आपको याद रखना है कि जो महावीर शब्द है वो किसके लिए यूज किया गया है, तो महावीर शब्द भगवान श्री राम के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। भवभूति की तीसरी रचना हमने देखी थी टेबल में, जो है मालती माधव। ये 10 अंकों का एक प्रकरण है। तो यह भी एक प्रकरण है, नाटक का एक प्रकार है 10 में से। इसके जो नायक है वो है माधव और नायिका है मालती। तो नायक और नायिका के नाम के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया है मालती माधवम। अगली जो रचना है वो है पंचतंत्र। ये विष्णु शर्मा की रचना है। ये कथाओं का एक संग्रह है। इसमें जो कथाएं हैं वो पशु पक्षियों से संबंधित हैं। तो पशु पक्षियों को आधार बना करके नीति कथाओं का एक संग्रह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, जो जिसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र नाम के पीछे कारण है कि इसमें 5 भाग हैं, 5 तंत्र हैं। तो उन 5 के नाम भी यहाँ पर मैंने लिखे हैं। एक नाम है मित्रभेद, दूसरे भाग का नाम है मित्रलाभ, तीसरे का है संधि विग्रह, चौथे का नाम है लब्ध प्रणाश और 5वें का नाम है अपरीक्षित कारक। इन्हीं 5 खंडों के कारण इसका नाम निकला है पंचतंत्र। उसके बाद में अगली रचना है किरातार्जुनीयम। ये महाकवि भारवी की रचना है और इसमें 18 सर्ग है। तो जिस तरह से नाटक में अंक होते हैं उसी तरह से महाकाव्यों में सर्ग होते हैं, क्योंकि संस्कृत में परिभाषा भी है कि सर्ग बंदो महाकाव्यम, कि जो सर्ग जिसमें बंद होते हैं यानी जो सर्गों में जिसकी रचना होती है उसे ही हम महाकाव्य कहते हैं। तो 18 सर्ग इसमें किरातार्जुनीयम में है। इसकी जो कथा वस्तु है वो महाभारत से ली गई है। और यहाँ पर जो किरात शब्द है वो भगवान शिव के लिए किया गया है। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान जो शिव हैं वो किरात का वेश धारण करके और अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आते हैं।
तो उन दोनों के नाम पर ही भगवान शिव यानी किरात और अर्जुन के नाम पर ही इस महाकाव्य का नामकरण किया गया है। किरातार्जुनियम, दीर्घ संधि है, किरात धन अर्जुनियम। तो किरात भगवान शिव और अर्जुन की इसमें कथा का वर्णन है। मुख्य रूप से आपको याद रखना है भारवी की रचना है और इसमें कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं। अगली जो रचना है वो है नैषधीय चरितम। ये श्री हर्ष की रचना है और इसमें 22 सर्ग हैं। ये भी महाकाव्य है क्योंकि इसमें सर्ग है और इसमें नल दमयंती की प्रणय कथा यानी प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। जो नल है वो निषद के राजा थे। जो निषद में होता है उसमें ईय प्रत्यय लगाकर नैषधीय बन जाता है। निषधानाम अयम नैषधीयम। और इसीलिए नैषधीय जो निषद के जो राजा थे नल, उनके चरित्र का वर्णन होने के कारण इसका नामकरण जो किया गया है वो किया गया है नैषधीय चरितम। अभी हमने जो टेबल पढ़ी थी रचना और रचनाकारों के, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि भास के 13 नाटक हैं। तो वहाँ पर सिर्फ हमने संख्या पढ़ी थी और मैंने वहाँ आपको बताया था कि आगे चलकर हम 13 के जो नाम हैं वो भी वहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो 13 नाटक हैं उनको 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, जिनमें से 2 जो नाटक हैं वो रामायण आश्रित है, यानी उनकी जो कथा है वो रामायण पर आधारित है। 2 नाटक हैं वो उदयन कथा पर आश्रित है। 2 जो नाटक हैं वो लोक कथा आश्रित है और 7 जो नाटक है वो महाभारत आश्रित, यानी महाभारत पर उनकी कथा ली गई है। तो इस तरह से 4 भागों में इनको बांटा गया है, रामायण आश्रित, उदयन कथा आश्रित, लोक कथा आश्रित और महाभारत आश्रित। अब अलग अलग जो नाम हैं वो भी यहाँ पर आपको याद रखना है कि रामायण आश्रित नाटक कौन कौन से हैं। तो 13 नाटकों में से एक तो है प्रतिमा नाटक जिसमें 7 अंक है और एक है अभिषेक नाटकम जिसके 6 अंक है। ये दोनों के दोनों जो नाटक है ये रामायण पर आश्रित है। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। तो इसमें भरत के द्वारा जो प्रतिमा ग्रह है अयोध्या में, यानी प्राचीन काल में इस नाटक में बताया गया है कि जो भी राजा वीर गति को प्राप्त हो जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे, तो उसकी मूर्ति बना करके प्रतिमा ग्रह में रख दी जाती थी। तो जब भरत अपने मामा के घर से वापस अयोध्या लौटते हैं तो उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके परिवारजनों के द्वारा उन्हें मूर्ति ग्रह, प्रतिमा ग्रह की जब सैर कराई जाती है तो वहाँ पर उनको दशरथ की मूर्ति भी दिखाई देती है। और दशरथ की मूर्ति दिखाई देते ही उनको स्वतः पता चल जाता है कि हमारे जो पिताजी हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि उस प्रतिमा ग्रह में उन्हीं की मूर्ति रखी जाती थी जिनकी मृत्यु हो जाती थी। इसीलिए इस नाटक का जो नामकरण है वो रखा गया है प्रतिमा नाटक। और इसमें कितने अंक है, 7। अभिषेक नाटकम का मतलब है इसमें भगवान श्री राम के अभिषेक की कथा का वर्णन है, राज्याभिषेक की कथा का वर्णन है, इसलिए इसका नाम है अभिषेक नाटक। और इसमें कितने अंक है, 6 अंक है। तो दोनों नाटक रामायण पर आश्रित हैं। उदयन कथा आश्रित जो 2 नाटक हैं उनके नाम है, एक तो प्रतिज्ञा योगंधरायणम जिसमें 4 अंक है और एक है स्वप्न वासव दत्तम जिसमें 6 अंक है। यानी उदयन का जो मंत्री था उसका नाम था योगंधरायण और उदयन के हाथ से उसका राज्य चला गया था प्रमादवश, आलस्यवश। तो योगंधरायण ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं अपने राजा का राज्य वापस लौटा कर रहूँगा, इसलिए इसका नाम है प्रतिज्ञा योगंधरायण। स्वप्न वासव दत्तम जो है उसका जो नामकरण है वो उदयन की जो रानी थी वासव दत्ता उसके नामकरण पर आधारित है, क्योंकि स्वप्न में वासव दत्ता उसको दिखाई देती है और उसी के आधार पर इस नाटक का नामकरण रख दिया गया है स्वप्न वासव दत्तम। और इसमें कितने अंक है, 6 अंक। लोक कथा आश्रित है अविमारकम जिसमें 6 अंक है और एक दरिद्र चारु दत्तम यानी गरीब ब्राह्मण है चारुदत्त, उसकी कथा का वर्णन है, इसमें 4 अंक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे चारू, तो चारू शब्द 4 से मेल खाता हुआ है, इसलिए इसमें अंकों की संख्या आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी कि चारु दत्त में 4 अंक है। अब बात करते हैं महाभारत पर आश्रित जो 7 नाटक हैं। तो पहला है जैसे मध्यम व्यायोग है, ये एकांकी है। एकांकी का मतलब होता है जिसमें 1 अंक हो। जैसे ऊपर हमने पढ़ा किसी नाटक में 4 अंक है, किसी में 6 हैं, किसी में 7 हैं। तो ऐसे ही जो भास के जो महाभारत पर आश्रित जो नाटक जैसे मध्यम व्यायोग है इसमें 1 अंक, इसलिए एकांकी कहते हैं। और यह जो मध्यम शब्द लिया गया है उसका तात्पर्य भीम, क्योंकि ये 5 भाई थे, तो 2 छोटे हैं नकुल सहदेव, 2 बड़े हैं युधिष्ठिर और अर्जुन, तो ये बीच के हैं, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है वो भीम के नामकरण पर, यानी मध्यम जो पांडुपुत्र है उसी के नामकरण पर इसका नामकरण किया गया है मध्यम व्यायोग।
दूसरा जो महाभारत पर आश्रित जो नाटक वो कर्णभारम, ये भी एकांकी है और इसका जो नामकरण है वो कर्णभारम इसलिए रखा गया है कि जो महाभारत का जो 18 दिन तक युद्ध चला था उसमें कौरव सेना की तरफ से कई सेनापति बनते हैं। जैसे ही एक सेनापति की मृत्यु होती है तो दूसरे को बनाया जाए, जैसे शल्य पर्व है तो शल्य को बनाया गया था, भीष्म पर्व है तो भीष्म को बनाया गया, तो उसी तरह से कर्ण पर्व है तो कर्ण को वहाँ पर सेनापति बनाया गया था। तो कर्ण को सेनापति बनाने की कथा इस नाटक में वर्णित की गई है, इसलिए इसका नाम है कर्णभारम। महाभारत पर आश्रित जो तीसरा नाटक उसका नाम है पंचरात्रम। इसमें 3 अंक हैं। 5 रातों में पांडवों को ढूंढने की बात का इसमें जिक्र किया गया, इसीलिए इसका नाम है पंचरात्रम। अगला जो नाटक है महाभारत पर आश्रित वो है उरुभंगम। जंघा जो होती है, जंघा जो पैर का जो हिस्सा होता है उसको संस्कृत में उरु कहते हैं और भंग का मतलब होता है तोड़ना। ये भी एकांकी है। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा का नाश यानी तोड़ना, यानी जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया जाता है तो उस समय भीम द्वारा प्रतिज्ञा की जाती है कि मैं जब तक चैन की सांस नहीं लूँगा तब तक मैं दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके और उसके रक्त का पान नहीं कर लूँगा या द्रौपदी के केशों को उसके रक्त से ना धो लूँगा। तो उसी का वर्णन इसमें किया गया है। उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं किसकी जंघा को तोड़ करके, दुर्योधन की जंघा को तोड़ करके, इसलिए इसका नामकरण है उरुभंगम यानी जंघा को तोड़ना, नष्ट करना। अगला जो नाटक है महाभारत पर आश्रित बाल चरितम, यानी बाल रूपी कृष्ण के चरित्र का इसमें वर्णन किया गया है और इसमें 5 अंक है। अगला है दूत वाक्यम, एकांकी है कृष्ण दूत के रूप में, यानी कृष्ण दूत बन करके पांडवों की तरफ से और कौरवों के पास जाते हैं, इसलिए इसका नामकरण है दूत वाक्यम। अगला है दूत घटोत्कच, यानी घटोत्कच जो भीम का जो पुत्र था, जो हिडिंबा से जो उत्पन्न हुआ था, उसके दूत बनाकर उसको भेजा जाता है, इसलिए इसका नाम है दूत घटोत्कच और ये भी एकांकी है। तो यहाँ पर 7 में से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 और 5 जो नाटक हैं वो तो है एकांकी और 2 हैं उसमें, एक में जैसे पंचरात्रम में 3 अंक है और बालचरितम में 5। तो इसको भी इस तरह से आप याद रख सकते हैं, जैसे पंच है तो पंच का मतलब 5, तो जहाँ पर 5 है उसमें तो आपको 3 अंक याद रखने, यानी 5 नहीं है। जिसमें नाम में 5 है वहाँ 5 अंक नहीं है, 3, और फिर एक ही बचा है बालचरितम, उसमें पंच से आपको याद रख सकते हैं 5 अंक है। तो ये थे भास के 13 नाटक, इनके नामकरण के पीछे की कहानी और इनमें कितने कितने अंक हैं। अब गुप्त काल के प्रमुख कवि हुए हैं महाकवि कालिदास। इनकी हमने पढ़ी थी 7 रचनाएं हैं, तो इनकी रचनाओं का भी सामान्य जो परिचय वो भी हम देख लेते हैं। तो इनकी 7 रचनाएं हैं, जिसमें से 2 महाकाव्य हैं जिनका नाम है कुमार संभव और रघुवंश। 2 खंड काव्य हैं जिनका नाम नीचे हम पढ़ेंगे और 3 नाटक हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो 3 भागों में बटी हुई है, महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक। तो महाकाव्य की बात करें तो पहला महाकाव्य है कुमार संभव, जिसमें 17 सर्ग हैं और यहाँ पर जो कुमार शब्द है वो कार्तिकेय से उसका संबंध है, यानी वृत्रासुर को मारने के लिए सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी उपाय में बताते हैं कि इसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब देवताओं के सेनापति कार्तिकेय बनाए जाए। कार्तिकेय का जो जन्म है वो भगवान शिव और पार्वती से होगा। तो संभव का मतलब होता है उत्पत्ति, तो इसमें कुमार संभव यानी कार्तिकेय की उत्पत्ति की कहानी है, इसलिए इसका नामकरण रखा गया कुमार संभव। और इसमें कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग। अगला जो महाकवि कालिदास का जो महाकाव्य वो रघुवंश, इसमें 19 सर्ग हैं। रघुवंशीय राजाओं का इसमें वर्णन है, रघुवंश के 31 राजाओं का वर्णन इसमें किया गया है। 2 खंड काव्यों की बात करें तो खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत। ऋतु संहार में 6 जो भारतीय ऋतु उनका वर्णन किया गया है। मेघदूत की बात करें तो इसमें मेघ यानी बादल को दूत बना करके भेजा जाता है, इसलिए इसका नाम है मेघदूतम। और ये 2 भागों में ये रचना हमें मिलती है, एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम है उत्तर मेघ। इसी तरह से महाकवि कालिदास के 3 नाटक भी हैं। पहला नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, इसमें 5 अंक हैं। नामकरण स्पष्ट है, इसमें मालविका और अग्निमित्र एक जोड़ी की कहानी है। पुरुष का नाम है अग्निमित्र, महिला नायिका का नाम है मालविका, तो दोनों के नाम पर इसका नामकरण कर दिया गया मालविकाग्निमित्रम। सिर्फ आपको अंकों की संख्या याद रखनी है, 5 अंक। अगला इनका जो नाटक है विक्रमोर्वशीयम, इसमें भी नायक और नायिका का नाम लिया गया है विक्रम और उर्वशी।
इसमें भी 5 अंक हैं। विक्रम शब्द है वो पुरूरवा के राजा पुरूरवा के लिए प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें अप्सरा उर्वशी और राजा पुरूरवा के प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो पुरूरवा को ही यहाँ पर विक्रम शब्द से संबोधित किया गया है। सबसे जो प्रसिद्ध रचना है महाकवि कालिदास की प्रसिद्ध जो नाटक है वह अभिज्ञान शाकुंतलम, क्योंकि कहा भी गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम, कि काव्यों में नाटक रम्य है और तत्र रम्या शकुंतला, और नाटकों में भी सबसे जो रमणीय है वो अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो इसी से सिद्ध होता है कि संस्कृत साहित्य का जो प्रसिद्ध जो नाटक है वो अभिज्ञान शाकुंतलम, और इसी नाटक के आधार पर महाकवि कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा गया है, भारत का शेक्सपियर भी कहा गया है। इसमें कितने अंक है? 7 अंक है। इसके जो नायक हैं वो है दुष्यंत और नायिका है शकुंतला। प्रमुख प्रशस्तियाँ भी हैं, प्रमुख कई प्रशस्ति लिखी गई हैं गुप्त काल में, वो भी आपको याद रखनी है। गुप्त काल की जो प्रसिद्ध प्रशस्ति है वो है प्रयाग प्रशस्ति, ये हरिसेन के द्वारा लिखी गई है और इसमें गुप्तकालीन सम्राट समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। दूसरी प्रमुख प्रशस्ति है मंदसौर प्रशस्ति, इसके जो रचनाकार हैं वासुल, और इसमें यशोधर्मन का वर्णन किया गया, राजा यशोधर्मन का वर्णन किया गया है। तीसरी प्रशस्ति है हरहा प्रशस्ति, इसके जो रचनाकार हैं वो रवि शांति, और इसमें मोखरे राजा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में गुप्तकालीन साहित्य वाले इस पोर्शन में लगभग गुप्तकालीन साहित्य से जितने प्रश्न बनने की चांस है, जिस जिस टॉपिक से प्रश्न आने का जो अवसर है, जो चांस है, वो सारे के सारे पॉइंट मैंने इस वीडियो में शामिल करे हैं। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक अच्छी तैयारी के लिए और सिस्टमेटिक निःशुल्क तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।